हे फ्रेंड्स, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुचिता गढ़ेवाल आज से आपको इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल पढ़ाने वाली हूँ। भूगोल की परिभाषा अगर हम देखें तो पृथ्वी की बाह्य और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक होता है भू और दूसरा होता है गोल। देखिए, भू का मतलब ही प्रकृति या फिर भूमि होता है और गोल का मतलब है पृथ्वी की आकृति से, मतलब उसका आकार किस प्रकार का है। तो पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। आंतरिक का मतलब अंदर की संरचना और बाह्य संरचना मतलब बाहर की संरचना। देखिए, पृथ्वी सूर्य की तरह एक धधकता हुआ गोला थी और जब वो गोला समय के साथ साथ ठंडा हुआ तो उसका बाहर का जो आवरण था वो पहले ठंडा हुआ, बाहर का आवरण, और अंदर का जो आवरण है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। अभी तक हम सुनते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वहां पर बहुत सारा लावा भरा हुआ है। इसका मेन कारण यही है कि पहले समय के साथ साथ बाहर मतलब ऊपर की तरफ की जो चीजें रहती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, बल्कि अंदर जो चीज रहती है वो उसकी अपेक्षा में गर्म बनी रहती है। जैसे कि एक साधारण सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम हमारे घर में जब चावल बनता है और हम उसका ढक्कन खोल के रख दें कुछ टाइम के लिए तो ऊपर का जो चावल है वो तो ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर जो चावल होता है वो गर्म बना रहता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना में तापमान परिवर्तन समझने के लिए। पृथ्वी की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और पृथ्वी साथ ही साथ में अपनी घूर्णन गति पर भी घूमती रहती है। हम बात करते हैं कि पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं, तो पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ में अंटार्कटिका। देखिए, महाद्वीपों की बात की जाए तो 7 महाद्वीप पृथ्वी पर है। ये हो गया हमारा यूरोप महाद्वीप। देखिए, ये बनाई हमने पृथ्वी के यहाँ पे हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया से लगा हुआ है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अफ्रीका और नीचे आ जाएगा अटलांटिका। तो हो गए 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। पृथ्वी पर 5 महासागर स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसके साथ साथ में पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे छोटे महासागर भी स्थित हैं। पृथ्वी में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो पृथ्वी में भारत की स्थिति कैसे हम पता करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि पृथ्वी एक ये गोल है, लेकिन इस गोल पे जब हम किसी संरचना को, किसी स्थल को ढूंढना चाहेंगे तो हमें एक बिंदु निर्धारित करना पड़ेगा कि कोई एक बिंदु से हम बाकी चीजों की गणना कर सकें। तो हमने पृथ्वी के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी जिसे कहा गया भूमध्य लाइन या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। और इसी के ऊपर में पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में 23.5 डिग्री में हमने एक और रेखा खींची जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री पे एक और नीचे एक और रेखा खींची जिसे कहा जाता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये हो जाएगी कर्क रेखा और ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो बीच वाली हो गई भूमध्य रेखा, ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा, नीचे वाली हो गई मकर रेखा। देखिए, मान लेते हैं हम कि ये जो एप्पल है ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में जब हमारे पास कोई बिंदु निर्धारित नहीं है तो हमें इसे समझने के लिए बिल्कुल बीचों बीच से हमने एक लाइन खींच दी और इस बीचों बीच की लाइन का नाम रख दिया हमने इक्वेटर, या ये बीचों बीच से खींची गई है इसलिए इसे कहा गया भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का भाग अब हो जाएगा नॉर्थ अर्थात उत्तरी भाग और इसके नीचे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी भाग। ऐसे हमने बहुत सारी रेखाएं खींच दी, इसके ऊपर में, इसके नीचे में। इसके ऊपर नीचे में जब हम बहुत सारी अलग अलग रेखाएं खींच देते हैं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है जिससे हमें गणना करने में आसानी होगी। और इसी के साथ साथ में हम पृथ्वी पर फिर सीधी रेखाएं भी खींचते हैं और इन सीधी रेखाओं को देशांतर कहा गया। देखिए, पृथ्वी पर खींची जो ये आड़ी रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश कहा गया। ये हो गया भूमध्य रेखा अक्षांश, ये हो जाएगा कर्क रेखा और ये हो जाएगा मकर रेखा। ऐसी रेखाओं को अक्षांश और वहीं जो खड़ी रेखाएं खींची गई पृथ्वी पर उन्हें देशांतर कहा गया। देशांतर। भारत की स्थिति की बात की जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो पृथ्वी में जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है वह भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। अर्थात भारत की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी होगी। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दिमाग में आता है कि 8 राज्य कौन से होंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्य हुए। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पृथ्वी पर जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आपको कैसे याद रखना, छोटी सी ट्रिक है, गुराम 6 झाप मित्र। ठीक, बात करते हैं हम, कर्क रेखा हमने देख ली। अब हम सीधे सीधे आते हैं भारत की स्थिति पर या भारत की संरचना पर। भारत जो है हमारा वो कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच स्थित है, लेकिन भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहां पर है ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पृथ्वी को हमने जब 2 भागों में बांटा भूमध्य रेखा से, तो ऊपर वाला भाग हो गया नॉर्थ और नीचे वाला हो गया साउथ। अब इसी भाग को हम जब ऊपर से बीच में से एक और रेखा लेके आएंगे यहां से, तो एक भाग हो जाएगा पश्चिमी और दूसरा भाग हो जाएगा पूर्वी। तो भारत का जो ये वाला भाग होगा ये होगा, पृथ्वी का जो ये वाला भाग होगा ये होगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो भारत की स्थिति के अनुसार भारत यहाँ पे पड़ता है। इसका मतलब है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। भारत की स्थिति, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर 2 महाद्वीप देखे थे, एक एशिया था दूसरा यूरोप था। तो यूरोप तो क्योंकि ऊपर पड़ जाता है इसलिए नीचे वाले भाग अर्थात एशिया, तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का भी कौन सा हिस्सा, तो एशिया महाद्वीप का भी दक्षिणी हिस्से पर भारत स्थित है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान आदि देश भी आते हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत स्थित है। भारत की आकृति और संरचना के बारे में बात करते हैं। भारत की संरचना की जब हम बात करते हैं तो भारत की संरचना ऐसी है, ये देखिए, यहां से हमें कैसे याद रखना है ये हम समझेंगे। भारत का मैप, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो भारत की संरचना पृथ्वी में कर्क रेखा के बीचों बीच पर स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया में भी दक्षिणी एशिया वाले क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। तो भारत की अक्षांश मतलब ऐसी जो खड़ी आड़ी रेखाएं होंगी उन्हें अक्षांश कहा जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 23 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत की संरचना की बात करते हैं तो यह भारत का मैप है मेरे हाथ में। देखिए, भारत में सबसे ऊपर में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर है और सबसे नीचे में हम देखते हैं केरला और तमिलनाडु है। इसके साथ साथ में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, इसके नीचे यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं। नेपाल और भूटान जो है वो उत्तर प्रदेश के पास इस साइड में नेपाल और यहाँ पर सिक्किम के बाजू में भूटान आ जाता है। बात करते हैं पड़ोसी देशों की कि कौन कौन से पड़ोसी देश कहाँ कहाँ हैं। देखिए, भारत की सीमा की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, यहाँ पर लद्दाख में अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, यहाँ पर चाइना में, अब ये जम्मू कश्मीर वाले भाग से लगने लगी, पहले लद्दाख में भी लगती थी। अब यहाँ पर आ जाता है चाइना, यहाँ आ जाएगा नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसमें भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है जो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर स्क्वायर।
बात करें पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, तो 23 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और सबसे कम भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जो है 106 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर स्क्वायर में लगती है। इतने महत्वपूर्ण है कि भारत की सीमा किस किस के देश के साथ लगती है। बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और भारत की जलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा का आश्रय क्या होगा? स्थलीय सीमा का आश्रय यह होगा कि भारत का स्थल वाला जो भाग है वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो यहां से हमको पता है, यहां से नीचे जल वाला क्षेत्र लग जाता है, यहां से पूरा नीचे जल वाला क्षेत्र लग जाता है। तो भारत की जलीय सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की जब बात करते हैं हम कि स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर स्क्वायर भारत की स्थलीय सीमा है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो स्थल वाला क्षेत्र है ये पूरा 15,200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जलीय सीमा या तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। और जब हम बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जब हम प्लस में जोड़ लेते हैं तो ये सीमा हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा द्वीपों सहित हो जाती है। बात करते हैं भारत के नामों की कि भारत का नाम कौन कौन सा है। भारत के 2 औपचारिक नाम हैं और बाकी सभी अनौपचारिक नाम हैं। भारत के औपचारिक नामों की बात की जाए तो पहला हो जाएगा भारत, जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है, और दूसरा हो जाता है इंडिया। एक नाम होगा भारत, भारत, और दूसरा नाम हो जाएगा इंडिया, इंडिया। स्थिति और भारत के अनौपचारिक नामों की बात करें तो भारत के अनौपचारिक नाम में जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, ईरानियों के द्वारा कहा गया, जम्बूद्वीप पुराणों में मिलता है, भारतवर्ष, इंडिया आदि भारत के अन्य नाम मिलते हैं। भारत को चीन में तियांजू कहा जाता है, मतलब चीन इतिहास में भारत को तियांजू भी कहा गया है। नाभि वर्ष भी भारत को कहा गया है वेदों के अनुसार। अब देखते हैं कि भारत की हमने सीमा देख ली कि कितने कितने किलोमीटर तक भारत की सीमा फैली हुई है। भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात की जाती है। अब कि भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। कहीं कहीं यह आंकड़ा 135 करोड़ भी आपको मिलेगा, वो जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ और वर्तमान में जो हुई है उसमें 135 करोड़। बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या के साथ साथ भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे नंबर में आता है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है और पहले नंबर पे जो देश है वो है रशिया। साथ ही साथ में भारत जो है उसके 5 राज्य भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा राज्य जो ना किसी तट से मिलता हो, ना किसी दूसरे देश की सीमा से टच करता हो। ना किसी तट से मिलता हो मतलब ना जल तटीय सीमा हो, ना ही जल से स्पर्श करता हो, ना ही किसी दूसरे देश से टच करता हो। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो एक हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा झारखंड, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा तेलंगाना और एक हो जाएगा हरियाणा। ये 5 राज्य जो हैं वो भारत में भू आविष्ठित राज्य हैं। बात करें भू आविष्ठित देशों की तो विश्व में जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है। भारत की अक्षांशीय स्थिति हमने देख ली कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांश है
और भारत का देशांतर देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 23 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत के बिंदुओं की बात करते हैं कि भारत का नॉर्थ साउथ पूर्वी पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है। अगर हम भारत को एक क्रॉस मान लें, एक प्लस का साइन मान लें, तो सबसे नॉर्थ में मतलब सबसे उत्तर में क्या है, तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कोल कहलाता है। इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो यह है गौर माता, गुजरात। गौर माता जो कि गुजरात में है, गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो यह है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य में आएगा? देखिए, ये तो सबसे नीचे आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कोयल ऊपर चला जाएगा जम्मू कश्मीर के पास। गौर माता गुजरात में ही, ये सर्किल वाले क्षेत्र पे है जो कि पाकिस्तान के साथ भी स्पर्श होता है। किबिथु की बात की जाए तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सीमा, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। वहीं दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो हमारा श्रीलंका भी स्पर्श होता है, पाकिस्तान भी स्पर्श होता है, लक्षद्वीप भी स्पर्श होता है और इंडोनेशिया वाला जो कुछ क्षेत्र है वो भी स्पर्श होता है भारत के साथ साथ। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 121 करोड़, हमने बता दी जनसंख्या। प्रतिशत की बात की जाए तो भारत कितने प्रतिशत, तो भारत में विश्व की 17% जनसंख्या भारत पर निवास करती है, वो भी 2.4% क्षेत्रफल पर। इसका मतलब है कि अगर इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इतनी बड़ी पृथ्वी के सिर्फ इतने से एरिया में पृथ्वी भर की, पूरी पृथ्वी की 17 से 18% जनसंख्या निवास करती है और सिर्फ ये एरिया कितना है 2.4। मतलब इतने छोटे क्षेत्र पर इतनी बड़ी जनसंख्या भारत पर ही है। बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। देखिए, भारत में राज्यों की बात करें कि कौन कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। सबसे पहले हम निकाल देंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। इसके नीचे की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं, यहां वाले क्षेत्र पे थोड़ा सा नीचे बना हुआ है और फिर यहां से ये इस टाइप का बना हुआ है। तो इस संरचना में जब हम आके यहाँ से एक लाइन को मिलाते हैं तो यहाँ पर 2 राज्य निकल के आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर फिर हम नीचे चले जाते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए, एक आपको केरला बनाना है, केरला से लगा हुआ आपको तमिलनाडु बनाना है। फिर बनाएंगे एक हम गोवा, और गोवा को आपको यहाँ से यूं कुछ कर्व में वहां तक लेके जाना है। जब हम गोवा को कर्व में लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो भाग बनता है ये हो जाता है कर्नाटका, यहाँ पर बन जाता है तेलंगाना और यहाँ बन जाता है आंध्र प्रदेश। ये जो कर्व हम लेके गए थे, इस कर्व को हम थोड़ा और ऊपर डिजाइन से लेके जाते हैं तो ये बन जाता है हमारा छत्तीसगढ़। ये बन गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आते, यहाँ पर एक और लाइन बनेगी और ये सीधे जाएगी यूं छत्तीसगढ़ से स्पर्श होते हुए, तो ये बन जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पे बात करें गुजरात के पास वाला जो क्षेत्र है, ये वाली लाइन इस पे आके स्पर्श होगी तो ये बन जाएगा राजस्थान, ये बन जाएगा गुजरात। मध्य में बात करें यहाँ पर तो ये हमारा बन जाएगा मध्य प्रदेश। ये कुछ मध्य प्रदेश की संरचना यहाँ महाराष्ट्र से आके नीचे टच होगी, ऊपर राजस्थान, यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो हमारा राजस्थान है वो मध्य प्रदेश से आके स्पर्श होगा। यहाँ बन जाएंगे 2 राज्य, एक हो जाएगा पंजाब और दूसरा हो जाएगा हरियाणा। यहाँ आ जाएगा उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ को हमने जहाँ छोड़ा था उसके बाजू में हम लेके जाएंगे, यहाँ पे बनेगा एक उड़ीसा, दूसरा बनेगा यहाँ पे, यहाँ ऊपर बनेगा एक बिहार और दूसरा इसी को टच करते हुए यहाँ पे बन जाएगा झारखंड। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये बन गया झारखंड, ये बन गया पश्चिम बंगाल और यहाँ पे ऊपर बन जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
और ये हो जाएगा मेघालय। ठीक, देखिए असम जो है ना ये बहुत ऐसे पूरा बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है यहाँ पे असम। पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होता, पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे लगती है, ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक, अब नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या नाम है इन क्षेत्रों के। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये होगा हमारा नागालैंड, ये होगा मणिपुर, और इसके नीचे ही जो क्षेत्र बनेगा वो होगा मिजोरम, ये होगा त्रिपुरा, ये होगा मेघालय, ये होगा सिक्किम। यहाँ पे जो क्षेत्र बचा है अभी हमारा ये हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये होगा पंजाब, ये होगा हरियाणा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ये हो जाएगा गुजरात, ये हो जाएगा एमपी, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र। इसके बाजू में यहाँ पर उड़ीसा बना था, ये वेस्ट बंगाल है, और ये हमारा जो बचा है ये झारखंड है। नीचे आएंगे ये बनेगा तेलंगाना, ये होगा आंध्र, ये होगा गोवा, ये होगा कर्नाटका, ये केरला, और फिर ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, देखिए मैप में देख लेते हैं एक बार हम। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, एक मिनट, सॉरी, ये हो गया हमारा हिमाचल, और ये होगा हमारा यूके। देखिए सबसे पहले हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इसके नीचे हम देखते हैं यहाँ पे नेपाल लग जाता है, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हमने देख लिया कि भारत की स्थिति क्या है, या भारत के राज्य कौन कौन से, कितने राज्य हैं। राज्य अगर आपको गिनने हैं तो गिनते चलिए। जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पे 7 राज्य, तो 22 और 7 29 राज्य। ठीक, वर्तमान में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इसको नहीं गिनेंगे तो हो जाएंगे हमारे कितने, 28 राज्य। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। लद्दाख को नहीं गिनना है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाने लगा है। अब बात करते हैं, हमने भारत की संरचना समझ ली। अब ये इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी जब मैं आपको बताऊंगी कि कर्नाटक में ये चीज पाई जाती है, तो कर्नाटक मतलब एकदम नीचे, जम्मू कश्मीर मतलब सीधे ऊपर जाना है आपको। उत्तर की बात की जाए ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम किस तरफ है। देखिए आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको एक ही ट्रिक लगानी है, पश्चिम और पूर्व में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पश्चिम मतलब जो पश्चिम बंगाल है, ये जो पश्चिम बंगाल है ये पूर्व की तरफ है, पश्चिम बंगाल पूर्व में है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये अपने आप ये दिशा आपको याद रहेगी कि ये दिशा पूर्व दिशा है, और इस साइड में आ जाएगा पश्चिम दिशा। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम आते हैं हमारे रियल विषय पे, जो कि था भारत का भूगोल, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ना था। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, और चौथा है द्वीप समूह। पहले की बात करते हैं जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, पहली तो बात हो गई उत्तर की, मतलब ऊपर की तरफ होगा। पर्वतीय मतलब ये होना चाहिए उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र, और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। तो बिल्कुल सही, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सीधे सीधे। तो भूगोल में हम जब भारत की बात करें, तो भारत की जब बात करें हम, तो भारत को बांट दिया गया 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला जो भाग होगा वो होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे भाग की बात की जाए तो वो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे की बात की जाए तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और चौथे की बात की जाए तो वो हो जाएंगे द्वीप समूह। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले भाग को मुख्य रूप से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का मतलब होगा हिमालय, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं,
पहले भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, दूसरे को कहा जाता है वृहद हिमालय, तीसरे को कहा जाता है लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय, और चौथे को कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक। देखिए भारत का जो ये हमारा मैप बनता है, भारत का जो हमारा मैप बनता है, इस मैप में आप सिर्फ इसे कॉमन समझ के चलिए कि भारत का जो उत्तर वाला मतलब जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है इसी को कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ तक वाले क्षेत्र को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान की, तो उत्तर का विशाल मैदान कौन सा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है ये कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान इस भाग को कहा जाता है। पठार की बात की जाए तो पठार जो है वो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र दक्षिण का पठार कहलाता है। और द्वीप समूह की बात की जाए तो ये जो ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्र जो है ये द्वीप समूह, और इसके नीचे जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है, इन समूह को द्वीप समूह में गिना जाता है। इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट इस तरफ में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल की किस साइड है तो पश्चिमी घाट, और ये साइड में पूर्वी घाट। भारत के जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसके 4 भागों में ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। आपको पता है कि भारत का बहुत ही बड़ा भाग जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला से प्रभावित होता है। संपूर्ण भारत की जलवायु भी हिमालय पर्वत श्रृंखला से प्रभावित होती है। बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला की तो इसके आकार में इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला देखिए बीच में एक कहा जाता है कि ऐसा एक तैथिस सागर बीच में था, और इसके एक तरफ में अंगारा लैंड और दूसरे तरफ में गोंडवाना लैंड था। और इनसे आने वाले अवसादों को जब इस सागर में, इनसे आने वाले जो अवसाद थे जब इस सागर में जमा होते गए तो यहाँ पर अवसादों के जमा होने के कारण दबाव बढ़ता गया, और जिस दबाव के कारण इस नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। बात करें कि नवीन वलित पर्वत, वलित मतलब मोड़दार पर्वत जो होता है उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो तैथिस सागर से हुआ है। देखिए इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम, देखते हैं हम कि ये एक बोल है जिसमें हमने पानी लेके रखा है। मतलब मान लीजिए ये तैथिस सागर है, इसके आजू बाजू में बहुत बड़ा भाग था जिसमें एक तरफ में अंगारा लैंड और दूसरे तरफ में गोंडवाना लैंड था, जिससे अवसाद आके गिरते, जैसे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं, कंकड़ पत्थर, जो भी अवसाद थे वो आकर इस पे गिरते थे। और गिरने के कारण जब दबाव बढ़ा, जब अवसाद बहुत ज्यादा हुए तो पानी ऊपर से चला गया और नए पर्वत का निर्माण हुआ। ये कैसे हुआ? देखिए पहली बात तो ये 2 प्लेट आपस में खिसक रही थी, तो इस कारण से जो क्षेत्र है वो छोटा होते जा रहा था। ये दोनों जो प्लेट है मतलब अंगारा लैंड जो है वो इस साइड से खिसक रहा था और गोंडवाना लैंड इस साइड से खिसक रहा था। इस साइड से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के खिसकने के कारण से पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे हुआ होगा? देखिए मान लेते हैं हम कि ये तैथिस सागर है और यहाँ से अवसाद आके इस पे गिर रहे थे, और गिरने के कारण क्या हुआ ये देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। ये पानी है, पानी में जब हम अवसाद डालते हैं तो ये पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि अवसाद नीचे गया तो पानी ऊपर आया। इस प्रकार से बहुत सारे जब अवसाद इसमें डाल दिए जाएंगे तो पानी ऊपर आके बह जाएगा, और इस प्रकार से तैथिस सागर समाप्त हो गया और यहाँ पर नए पर्वत का निर्माण हुआ जो वलित पर्वत था। पर्वत कैसे बना होगा? देखिए पानी तो निकल गया, समझ में आया पानी कैसे निकला होगा, लेकिन जब आजू बाजू से दोनों प्लेटों की तरफ से दबाव पड़ेगा तो यहाँ पर एक मोड़ आ जाएगा, और इस मोड़ के कारण एक नए पर्वत का निर्माण हुआ जो ही हिमालय पर्वत कहलाता है। देखिए अगली वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से हम हिमालय पर्वत श्रृंखला या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। साथ ही साथ में इस पर्वत श्रृंखला में जितनी श्रेणियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा श्रावण मास का महीना है तो रामायण चल रही, जिस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।